तो चलो समझते हैं एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ये जो दोनों टर्म है ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई एक ही टर्म है। इनके नाम से ऐसा लगता है कि ये एक ही टर्म है, लेकिन ये एक टर्म नहीं है, इसमें बहुत फ़र्क है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म है। इसे हमारी टेक्स्ट बुक में शायद इतने अच्छे से और इतने क्लियर कॉन्सेप्ट से बताया गया नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो चलो समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। जब हम एनर्जी लिखेंगे तो हम उस वक्त ये यू का टर्म इस्तेमाल करेंगे। और देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें एनर्जी नहीं है, इसलिए हम इसको वी से डिनोट करेंगे। हाँ, ध्यान में रखना है, छोटी सी बात। ओके, हाँ। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये वी को समझते हैं हम लोग कि वी क्या होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल से हम इस वी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लेमन्स रखे हैं। कितने लेमन है? ये 8 है। ठीक है, 8 लेमन्स है। एक लेमन ये है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये 8 लेमन की प्राइस कितनी है। तो मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि एक लेमन की प्राइस कितनी है ना। तो उस हिसाब से मैं 8 लेमन की प्राइस मालूम कर लूँगा। तो मान लेते ये एक लेमन जो है हमारा, ये 5 रुपीज़ पर लेमन है। ये कितने की प्राइस हुई? एक लेमन की प्राइस हुई। कितनी प्राइस है? 5 रुपीज़ पर लेमन। ऐसे ही लिखेंगे ना हम लोग इसको, 5 रुपीज़ पर लेमन। एक लेमन की प्राइस इतनी है। ठीक है, ये जितनी भी प्राइस होगी, ज़रूरी नहीं 5 ही हो, 10 भी हो सकती, 15 भी हो सकती है। हमने एग्जाम्पल में समझने के लिए 5 रुपये लिए। हाँ, ये जितनी भी प्राइस होगी इसे हम डिनोट करेंगे वी से। एक लेमन की प्राइस को कैसे डिनोट करेंगे हम? वी से। ठीक है, अब देखिए ये कितने लेमन्स है? 8 लेमन है ना, 8 लेमन है। तो जितने भी, ज़रूरी नहीं 8 हो, 10 भी हो सकते, 20 भी हो सकते, 50 भी हो सकते। तो जितने भी लेमन्स होंगे इसको मैं एन से डिनोट करूँगा। अगर ये 8 लेमन है तो n इज इक्वस टू 8। अगर ये 10 होते तो मैं लिखता n की वैल्यू 10। अगर ये 20 होते तो मैं n की लिए लिखता कितनी? 20। अभी फ़िलहाल ये 8 है। ओके, अब मुझे इन 8 लेमन की प्राइस मालूम करना है। तो 8 लेमन की प्राइस कैसे मालूम करेंगे? एक लेमन की प्राइस है 5, तो 8 की कितनी हुई? इससे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8। तो 8 पंचे 40, 40 रुपीज़। या मैं इसे नई लाइन से लिखता हूँ, तो कितनी हुई है? 40 रुपीज़। अब आप देखिए एक लेमन की 5 रुपये, तो 8 लेमन की कितनी प्राइस हुई? 40 रुपये, है ना। इसे मैं डिनोट करूँगा यू से। इसे कैसे डिनोट करूँगा? यू से। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ, ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर किया है, इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा? u इज़ इक्वल टू, ये 5 क्या आया था? v की वैल्यू थी, v मल्टीप्लाइड बाय 8 बोले तो ज़रूरी नहीं 8 ही, 10 भी हो सकता, 20 भी हो सकता, मल्टीप्लाइड बाय n। समझ में? ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो अब आप इसे चार्ज की दुनिया में समझिए। मान लीजिए ये एक चार्ज है। कैसा चार्ज है? यूनिट चार्ज है। ये कैसा है? यूनिट चार्ज है, एक चार्ज है। ये एक चार्ज है कि नहीं है? बहुत सारे चार्ज है, इसलिए मैं इसे कहूँगा सिस्टम ऑफ चार्ज। इसे क्या कहूँगा मैं? सिस्टम ऑफ चार्ज। अब तक हमने इसे लेमन कंसिडर किया, अब हम इसे क्या कंसिडर कर रहे हैं? चार्ज। तो ये भी एक चार्ज हो गया और ये बहुत सारे चार्ज हो गए। बहुत सारे चार्ज को हमने क्या कहा? सिस्टम ऑफ चार्ज। और यहाँ एक चार्ज को क्या कहा हमने? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम होगी। ठीक है, यूनिट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 1 कूलम। अब आप देखिए ये है हमारा एक सोर्स चार्ज है, और यहाँ पर हमने ये फील्ड बनाए, इसकी फील्ड, इस चार्ज की, ये इस चार्ज की नहीं है, कोई भी एक सोर्स चार्ज है जिसकी ये फील्ड है। इस यूनिट चार्ज को उठाकर यहाँ पर लाने के लिए, इस यूनिट चार्ज को उठाकर यहाँ पर लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। यूनिट चार्ज को उठाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जिस तरह एक लेमन की प्राइस हमने लिखे थे 5 रुपीज़ पर लेमन, अब उसी तरह इस लेमन को उठाकर हमने इस फील्ड में लाए तो हम लिखेंगे
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी लेमन नहीं है, अभी हमारी एक चार्ज बॉडी है, यूनिट चार्ज है, यहाँ चार्ज बॉडी नहीं है, यूनिट चार्ज है। अब इस यूनिट चार्ज को उठाकर हमने इस फील्ड में लाए तो हमको वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इस लेमन को उठाकर यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो कहलाएगा इसका पोटेंशियल। वो क्या कहलाएगा इसका? पोटेंशियल। वेरी सिमिलर टू दिस। यहाँ पर हमने प्राइस एक्शन की बात करे थे, यहाँ पर हमने काय की बात करे थे? प्राइस एक्शन। और यहाँ पर हमने काय की बात करे? वर्क की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज़ वी हमको क्या बताता है? वी हमको ये बताता है कि एक यूनिट चार्ज को उठाकर फील्ड में रखने के लिए जो काम करना पड़ेगा हमको, यूनिट चार्ज को उठाकर फील्ड में रखने के लिए जो काम करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगी उसकी? इस चार्ज की क्या कहलाएगी? पोटेंशियल। इस चार्ज की होगी पोटेंशियल। काय की होगी? इस चार्ज की पोटेंशियल होगी। यहाँ पर ये जो Q है वो यही है, यही Q है, वहाँ यही Q है, ध्यान में रखना। तो आपको पोटेंशियल समझ में आ गया? हाँ। अब हम पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? अब देखिए, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, सारे के सारे कैसे? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। पहले एक चार्ज लाया हमने, ये वाला मान लेते, फिर अब दूसरा चार्ज लाएंगे हम लोग, फिर तीसरा चार्ज लाए होगे हमने, फिर ऐसा चौथा चार्ज लाया होगे, फिर ये पांचवा चार्ज लाया होगे, फिर ये छठा चार्ज लाया, सारे चार्ज लाए हमने, मतलब ये सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया है। सिस्टम ऑफ चार्ज क्या करेंगे? सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो हर चार्ज के लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा। इस चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से उठाकर इस चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, है ना। यानी कि ये सिस्टम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए जितने भी चार्ज का ये सिस्टम है, इसके पास जो टोटल चार्ज है, ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है इसके पास? टोटल चार्ज पूरे सिस्टम के पास। यहाँ पर हमने यूनिट चार्ज की बात कर रहे थे, यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ। तो इस पूरे सिस्टम के पास जो चार्ज है, मान लो वो +Q है, पूरे के पूरे सिस्टम का चार्ज है यहाँ +Q, यूनिट चार्ज नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर यूनिट चार्ज लिए थे, यहाँ पर ये यूनिट चार्ज नहीं है। तो पूरे के पूरे सिस्टम को बनाने के लिए, ये पूरे के पूरे सिस्टम को बनाने के लिए जितनी हमको एनर्जी लगेगी, जितना हमको काम करना पड़ेगा, जितना हमको क्या करना पड़ेगा? काम। जितना काम करेंगे उतनी एनर्जी होगी, है ना। यहाँ पर भी जितना काम करेंगे उतनी एनर्जी होगी। उसी तरह यहाँ पर जितना काम करना पड़ेगा, वो टोटल, वो पूरा का पूरा काम हमारा इस सिस्टम की क्या बच जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या समझे आप? तो आप ये समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक यूनिट चार्ज का होता है। काय का होता है? एक यूनिट चार्ज का होता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये काय की होती है? सिस्टम की होती है। ये काय की होती है? सिस्टम की होती है। समझ में आया आपको? हाँ। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसा करेंगे? यही पुराने फार्मूले से, इसी फार्मूले से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे सिस्टम की। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, U मल्टीप्लाई। एक का पोटेंशियल मान लो V है, एक का पोटेंशियल कितना है? V। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितने हैं? ये जो जितने भी टोटल चार्ज है इसको हमने Q से डिनोट किया है, टोटल चार्ज को। तो V मल्टीप्लाइड बाय Q, U इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय Q। ये क्या होगी? इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? ये काय की होगी? सिस्टम की। और ये काय की होगी? यूनिट की पोटेंशियल एनर्जी। इस पर से हम लोग यूनिट की एक यूनिट की पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू U बाय Q है, बिल्कुल वैसे ही सेम। तो उम्मीद है आपको ये फ़र्क समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में क्या फ़र्क होता है। समझ में आया आपको? अब पूरे फिज़िक्स में यही कॉन्सेप्ट है। पूरे फिज़िक्स में जब भी आपको सिर्फ पोटेंशियल दिखा तो समझ जाना वो यूनिट का है, एक का है। और एनर्जी अगर उसमें लग गई तो समझ जाना काय का है? सिस्टम का है। जैसा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात अगर हम करें, काय की बात करें, ये होगी हमारी अर्थ, है ना। और ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन, है ना। तो इसके अगेंस्ट अगर हम एक यूनिट मास को लेके जाते हैं, काय को लेके आते हैं? यूनिट मास, यानी कि 1 किलो मास को अगर हम लेके जाते हैं तो ये कहलाएगा ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल, ये क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसी तरह पूरी की पूरी बॉडी को लेके जाते हैं हम लोग, पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ पर लेके जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह अगर हम मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करें, क्या की बात करें, मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करें, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा फिर, यूनिट नॉर्थ पोल को लाना पड़ेगा हमको, यहाँ क्या लाना पड़ेगा, यूनिट नॉर्थ पोल को लाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल। और उसी तरह अगर हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक चार्ज, टोटल मैग्नेटिक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर अगर यहाँ पर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो बेसिकली आप क्या समझे, बेसिकली अगर आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि V और U में क्या फ़र्क है, तो बेसिकली आप क्या समझे, यूनिट क्वांटिटी को उठा के लाए, यूनिट चीज़ को उठा के लाए, किसी भी यूनिट चीज़ को उठा के लाए तो वो V बनेगा, और पूरी की पूरी बॉडी को उठा के लाए तो वो क्या बनेगा, U बनेगा। ठीक है, पूरी बॉडी के लिए हम U का इस्तेमाल करेंगे और यूनिट के लिए, एक क्वांटिटी के लिए हम V का इस्तेमाल करेंगे, और V से ही हम लोग Q कैलकुलेट कर सकते हैं। U कैलकुलेट करना है, U कैलकुलेट करना है तो V होना ही चाहिए। समझ में आ गया आपको, है ना। अब चलो ये जो हम लोगों ने लिखे ना, U इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय Q, इसे प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। या प्रूफ करने से पहले हम इसके यूनिट भी जान लेते हैं। हाँ, अब इसके यूनिट जान लेते हैं हम लोग। U बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। उसी तरह V का यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, V का यूनिट वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। अब आप इसे प्रैक्टिकली समझो, ये एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज को हम लोग प्लस Q से डिनोट करते हैं, ये इसकी फील्ड है ना। अब देखो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने यहाँ से उठाकर ये A पॉइंट पर रखा, मान लो ये A पॉइंट पर रखे हम लोगों ने, तो हमको वर्क जो करना पड़ा, मान लो वो W1 वर्क करना पड़ा, है ना। अब यहाँ से उठाकर अगर यहाँ पर लेके जाएंगे तो अब हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमको। मान लो ये B है, तो यहाँ पर जो वर्क करना पड़ेगा वो हमको W2 वर्क करना। ये जो वर्क यहाँ पर हम लोगों ने किए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी पैदा हुई है, V इज इक्वस टू, सॉरी, यहाँ पर जो पोटेंशियल पैदा हुआ है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, वो कितना होगा, V इज इक्वस टू W/Q। ठीक है, और हमने यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए मान लो 1 जूल का काम की। कितने जूल का काम की, 1 जूल का। कितने कूलम पर, 1 कूलम पर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 1 कूलम चार्ज पर 1 जूल का काम करे। तो यहाँ V की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 बोले तो 1 वोल्ट। ये कितना होगा, 1 वोल्ट। तो यहाँ पर कितने का पोटेंशियल पैदा हुआ, 1 वोल्ट का पोटेंशियल पैदा हुआ है। उसी तरह यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए हमने, अब मान लेते 2 जूल का काम किया, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मान लेते 2 जूल का काम, कितने चार्ज पर, 1 यूनिट चार्ज पर। तो 2/1 बोले तो 2, तो यहाँ पर कितना वोल्ट पैदा हुआ, 2 वोल्ट पैदा हुआ। 2 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर पैदा हुआ। तो हम कह सकते हैं ये 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट। दो में से 1 गया तो 1 बचा। तो ये 2 पॉइंट के बीच में कितने का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस 2 पॉइंट के बीच में। हमारी जो बैटरी आती है ना, बैटरी वो होती है एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, और वो होती है 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट की जो बैटरी होती है, इसका मतलब इसके 2 टर्मिनल के बीच में, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के 2 टर्मिनल के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, 1.2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब जो छोटा मोटा बच गया होगा वो आपको जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोले तो अब हमको बनाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ यू के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हमको तो मालूम है U इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, Q होता है। ये अभी हमने ऊपर देखा, U इज इक्वल टू क्या होता है, V मल्टीप्लाइड बाय Q होता है। ये हम ऑलरेडी
बता चुके, अब हमको इसी को प्रूफ करना है। तो चलो अब हम इसे प्रूफ करते हैं। है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज अपने अतराफ कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है, वही हमको आज फाइंड आउट करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखो आप, इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में फ़र्क समझ में आ गया, इसकी फील आ गई इस टॉपिक की, तो आपको ये यूनिट भी आसान जाएगा। इसके बाद एक और यूनिट आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग इतने बार पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, वो भी आसान होगा। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद बहुत सारे यूनिट ऐसे आएंगे जिसमें आपको, जैसा एसी सर्किट वगैरह, जिसमें आपको ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म है ना, ये आने वाला है, और ये बहुत बार आने वाला है। इसलिए ये बात ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसलिए मैं जनरली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इसको बहुत बारीकी से पढ़ा। ये एक वो पॉइंट चार्ज है जो कि हमारा सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और ये सोर्स चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। ये अपने तरफ फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने तरफ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। आपको मालूम है ये फील्ड की लिमिट कहाँ होती है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, ओके। हाँ, अब हमने इन्फिनाइट डिस्टेंस से, इसलिए हमने क्या किया, इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक टेस्ट चार्ज, आपको पता है टेस्ट चार्ज क्या होता है, नहीं पता है तो जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो इस यूनिट का। टेस्ट चार्ज उठा के लाया इन्फिनाइट डिस्टेंस से, और इस ए पॉइंट पर ला के रखे। मान लो ये ए पॉइंट है, और यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को रखा, यहाँ पर लाकर, समझ में आ गया। हाँ, अब जैसे ही इसको रखे तो फील्ड में ला के रखे हमने इस चार्ज को, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर आके रखा हुआ है ना। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन, ये इसको रिपेल कर रहा है, फिर भी यहाँ पर है, आई बस। तो ऑफकोर्स हमने यहाँ पर इसको लाने के लिए काम किया होगा, और काम किया होगा तो फिर हमने जो काम किया होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, है ना। तो इसने यहाँ पर जो ए पॉइंट पर हमारा ये जो चार्ज रखा हुआ है, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मान लो यू है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू है ए पॉइंट पर। और ये ए पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, मान लो कि ये ए पॉइंट यहाँ से r1 डिस्टेंस पर है, समझ में आई बात। हाँ, अब यहाँ पर पोटेंशियल है, अब उसको यहाँ पर लाएंगे तो पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। अब यहाँ जैसा जैसा नज़दीक लाएंगे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, और ज़्यादा काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर इन दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर लाएंगे तो अब और ज़्यादा मान लो कि ये एक पॉइंट है बी, ये पॉइंट कौन सा है, बी, और ये यहाँ से r2 डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, r2 डिस्टेंस पर है। पहला डिस्टेंस r था, दूसरा डिस्टेंस कितना हुआ, r2 पर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा होगी, और नज़दीक लाएंगे और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इन दोनों चार्जेस के बीच में, ओके। मुझे मालूम करना है कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी, बी पॉइंट पर उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा निकालेंगे, काम से, जितना काम करेगा उतनी स्टोर एनर्जी हो जाएगी, एंड दैट स्टोर एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हम लिख लेते वर्क डन। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो क्वेश्चन का आंसर देना। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड। अब देखो यहाँ से यहाँ पर पूरा का पूरा वर्क डन निकालना है, यानी कि एक चार्ज R1 से उठाकर R2 पर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम ये पूरा का पूरा वर्क डन एक साथ फाइंड नहीं करेंगे, हम इसके टुकड़े कर देंगे। मान लो पहले हम लोगों ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dr अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वर्क डन। अब मैं जो सवाल पूछने वाला था जवाब दो। देखो काम किसने किया, हमने इस चार्ज को यहाँ से उठा के लाया ना यहाँ पर। फिर हमने ऐसा क्यों लिखा कि काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, हमने काम किया तो हमने लिखना था एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। हमने ये वर्क डन क्यों नहीं इस्तेमाल किया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वर्क डन क्यों इस्तेमाल किया, जवाब दो, ठीक है। नहीं पता तो लास्ट लेक्चर देखो फिर, ओके। अब देखो थोड़ी सी एक और, ये सब हो चुका है लास्ट लेक्चर में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, है ना। अब देखो ये Fe और ये dr डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, Fe इधर है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है,
इसलिए हम यहाँ निगेटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद ये बहुत आसान है, वैसे ये भी यहाँ पर भी, यहाँ तक भी कोई ये कॉन्सेप्चुअल नहीं था, हाँ, सब आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन, है ना। क्योंकि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इसलिए आप इसे छोटा सा वर्क डन कंसिडर कर सकते हो। ओके, हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये Q और ये Q, दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता आपको मालूम है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, दो चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, 1/4πε0। ये चार्ज इंटू ये चार्ज, तो ये यहाँ पर इसके ये नहीं है, ये Q0 नहीं है, Q इंटू Q0, ये एक चार्ज और ये एक चार्ज, टेस्ट चार्ज को Q0 से लिखते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, यानी कि ये काय की वैल्यू है, FE की वैल्यू है, FE इज इक्वल टू 1 है ना, मल्टीप्लाइड बाय ये dr जैसा का वैसा है। यहाँ पर लिख देते हम, सिंस FE इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/R स्क्वायर, ये है ना, और ये FE की वैल्यू यहाँ रखे dr। लेकिन ये छोटा सा काम है, पूरा काम निकालना है हमको, कहाँ से कहाँ तक, चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जाने के लिए, R1, ये R1 पर से उठाकर R2 पर ले जाने तक के लिए पूरा काम निकालना है। तो कैसा करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से उठाना है कहाँ पर रखना है, dw इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0। ये सब कांस्टेंट है, ये चार्ज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 1/4π भी कांस्टेंट है, इसलिए इसको मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचेगा फिर 1/r स्क्वायर इंटू dr। इंटीग्रेट किया मैंने दोनों साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, क्योंकि ये 1/4πε Q0 कांस्टेंट था, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के बाहर ना। लेकिन हमको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, R1 से R2 तक। इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में हम इसे लिमिट कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में हमने R1 से उठाकर R2 पर लाना है, इसलिए R1 से R2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इंटीग्रेशन, सिर्फ ध्यान में रखो, 1/r स्क्वायर इंटू dr, ये होता है -1/r के बराबर। अगर आपको नहीं पता ये कैसा आया तो लास्ट लेक्चर के एकदम आखिरी में मैं बता दूंगा, बहुत आसान है। जिनका मैथमेटिक्स है उनके लिए ये बिल्कुल आसान बात है, और जिनका मैथमेटिक्स नहीं है उनको ये सीख कर करना क्या है, मैथमेटिक्स तो है नहीं, एनीवे फिर भी मैं आखिरी में बता दूंगा। ओके चलो, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, दैट इज R1 से R2 तक ले जाने के लिए जो टोटल वो काम होगा वो होगा W, यानी कि इंटीग्रेशन dw फ्रॉम R1 टू R2 कितना होगा W, ये 1/4πε0, ये Q और ये Q0, ये जैसा का वैसा, है ना। और इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1/r, समझ में। हाँ, ये इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर की वैल्यू है, -1/r। R1 R2 बाकी है ना लिमिट, तो ये हो गया R1 और ये हो गए R2। देखो dw इज इक्वल टू -FE, तो ये माइनस यहाँ लगाना भूल गए, यहाँ माइनस लगाना भूल गए, यहाँ है ना। FE की वैल्यू है 1/4π Q/r स्क्वायर, तो FE की वैल्यू जैसी की वैसी लिखी, माइनस यहाँ पर आएंगे ना, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास जो वर्क डन आया है वो वर्क डन आया है 1/4πε0 Q इंटू Q0। लिमिट कैसा लगाते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया या कैंसिल हो गया, तो अपर लिमिट क्या है 1/r के आगा R2 माइनस, ये माइनस नहीं है, ये अपर लिमिट, ये फॉर्मूला ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r1, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया है। ओके, तो ये हो गया R2 और ये हो गया R1। इतना काम करना पड़ेगा हमको, ये कितना काम करना पड़ेगा, तो इतना काम करना पड़ेगा। एक चार्ज को R1 डिस्टेंस से उठाकर R2 डिस्टेंस पर लाने के लिए हमको इतना काम करना पड़ेगा। अब हमको मालूम है, अब देखो काम इतना करना पड़ेगा, तो जितना काम करेगी उतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ना, क्योंकि जब वो यहाँ पर थी जब भी उसके पास एनर्जी थी, यहाँ पर आया तो एनर्जी बढ़ गई, यानी कि एनर्जी चेंज होगी। तो चेंज इन एनर्जी, जितना काम करेगी उतनी एनर्जी में चेंज आया होगा, तो ये लिखता हूँ मैं डेल यू क्यों लिखा, क्योंकि चेंज इन एनर्जी बढ़ गई हमारी, पहले भी उसके पास एनर्जी थी। वो किसके बराबर हुआ, 1/4π Q इंटू Q0 1/r2 माइनस 1/r1। ये R2 माइनस R1 है, हाँ, अगर R मेरा समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान में रखना, ये R है, हाँ।
तो ये होगी एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। अब देखो, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स होती है ये? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट पता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमको ये बात पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं होती है, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट ऑन पाथ होती है। मतलब इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, कहाँ से उठाकर इसको यहाँ कहाँ से उठा के, कैसा उठा के यहाँ पर लाए, ये मैटर नहीं करता। बस इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी और फाइनल पोजीशन कहाँ बनी, बस यही मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है वो उठा के कहाँ से लाया गया है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। जैसा कि हमारा पेट जो है कंजर्वेटिव पेट होता है, ये डिपेंड नहीं करता है खाना कहाँ से है, उसकी इनिशियल पोजीशन होती है हमारा पेट, और फाइनल पोजीशन तो आपको पता है। बहरहाल बहुत बकवास एग्जांपल थी मेरे ख्याल से। एनीवे, तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ये हो गया है क्या? पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन। अच्छा, अब मान लो ये चार्ज को ना मैंने इन्फिनिटी से उठाकर R1 पर नहीं लाया, डायरेक्ट R2 पर लाया। यहाँ पर डायरेक्ट कहाँ पर लाया? B पॉइंट पर लाया। तो R1 तो है नहीं, तो R1 ईच हमारा क्या था? इन्फिनिटी। R1 ईच क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी, है ना। और अब यहाँ से उठा के, इन्फिनिटी से उठाकर ये R2 ईच हमारा क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी से उठाकर डायरेक्ट यहाँ पर ला के रखे। आएगी बात समझ? तो ये डिस्टेंस कितना होगा फिर? R, क्योंकि R1 R2 तो बचेगा ही ना, तो ये डिस्टेंस मान लेते कितना है? R। तो R2 किसके बराबर हो जाएगा फिर? R के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई होगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूँ। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते, तो पोटेंशियल एनर्जी अब चेंज होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब पहले जब वो R1 यानी कि R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर था, जब वो R1 इज इक्वल टू कहाँ पर था? इन्फिनिटी पर। जब R1 इज इक्वल, सॉरी हाँ, ये R1 इज इक्वल टू जब वो इन्फिनिटी पर था, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी ही नहीं, ज़ीरो थी। अब यहाँ से उठाकर जब यहाँ पर लाए तो अब उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एनर्जी में चेंज नहीं आएगा क्योंकि पहले थी इसलिए। तो अब हम यहाँ डेल यू नहीं, सिर्फ यू लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। R2 की जगह R, 1/R कितना होगा? 1/∞, 0 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमको क्या बताती है? देखो, ये इक्वेशन हमको ये बताती है कि दो चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, ये और ये चार्ज, और ये दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है ना। तब ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम U से डिनोट करेंगे, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन R। समझ में आई इक्वेशन? ये इक्वेशन हमको ये बताती है ना। अब मान लीजिए कि दो चार्ज, एक चार्ज है हमारा Q1 और एक चार्ज है हमारा Q2, आई बात समझ में। और ये दो चार्ज एक दूसरे से जो सेपरेट है वो है R डिस्टेंस से सेपरेट है ना। यानी कि ये हो गया हमारा चार्ज Q1 और ये हो गया हमारा दूसरा चार्ज Q2, और ये दोनों चार्ज R डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट है। तब इन दोनों चार्जेस से ये जो सिस्टम बना है, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो हम इसे देखकर फट से लिख लेंगे, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी हुई, ठीक है। अब और थोड़ा सा इसको आगे देखो आप। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको दो मुख्तलिफ अंदाज में लिखता हूँ। देखो अब ये U को, ये U जैसा का वैसा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, इसको ब्रैकेट में लिखता मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। Q2 बचा, इसको ब्रैकेट के बाहर लेके चल जाते हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय Q2। हाँ, सिर्फ Q2 को बाहर ले गया। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता था इसको, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R, और Q1 को
ब्रैकेट के बाहर लेके चल जाता मैं। आई बात समझ? हाँ, अब सिर्फ आप ब्रैकेट पर गौर कीजिए। ब्रैकेट में एक चार्ज रखा हुआ है, यूनिट चार्ज रखा हुआ है ब्रैकेट में, और यूनिट चार्ज का क्या होता है? पोटेंशियल होता है। अभी हमने ऊपर पढ़े थे, यूनिट चार्ज का क्या होता है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल को हम लोग काय से डिनोट करते हैं? पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं वी से। पोटेंशियल को हम लोग काय से डिनोट करते हैं? वी से। तो ये Q1 चार्ज का पोटेंशियल है, इसलिए मैं इसे V1 लिखता हूँ। ये Q2 चार्ज का पोटेंशियल है, इतने की बात कर रहा हूँ मैं। ये Q1 चार्ज का पोटेंशियल है, यूनिट चार्ज का Q1 यूनिट चार्ज का पोटेंशियल है, इसलिए मैंने इसे V1 कहा। ये Q2 यूनिट चार्ज का पोटेंशियल है, इसलिए चलो इसे V2 कहते हैं हम लोग। आई बात समझ? तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अब कैसी हो गई? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाइड बाय Q2, है ना। इसके आगे मैं V1 लिखा। या फिर ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? U इज इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाइड बाय Q1। समझ आया? या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते, ये एक पूरा सिस्टम की एनर्जी थी जो कि R डिस्टेंस से सेपरेट थी, इसलिए हम लोग यहाँ R लगाएंगे। ये जो Q1 पोटेंशियल है, ये जो Q1 पोटेंशियल है, ये इस चार्ज का पोटेंशियल है Q1, इस चार्ज का पोटेंशियल है V1, है ना, जो कि R डिस्टेंस पर Q2 से R डिस्टेंस पर है ना। तो हम लोग लिख लेंगे कि ये जो V1 पोटेंशियल है ये R डिस्टेंस पर है, ये जो V2 पोटेंशियल है ये R डिस्टेंस पर है Q1 की वजह से। आई बात समझ में? Q1 का पोटेंशियल Q2 की वजह से, और Q1 का पोटेंशियल Q2 की वजह से। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर? R। यही ये इक्वेशन हमको बताती है। ठीक, चलो नीचे लिख भी लेते हैं हम लोग कि वेयर ये V1 और ये V2, V1 at distance R and V2 at distance R are the potential or electrostatic potential, are the electrostatic potentials of charges। V1 किसका पोटेंशियल है? ये देखो, V1 किसका पोटेंशियल है? Q1 चार्ज का पोटेंशियल है। एंड V2 किसका पोटेंशियल है? Q2 चार्ज का पोटेंशियल है। ठीक है, वेयर V1 एंड V2 आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, है ना। V1 Q1 का पोटेंशियल है, V2 Q2 का पोटेंशियल है। देखो फिर से बात ध्यान में रखो, V1 पोटेंशियल किसका है? Q1 का। V1 किसका पोटेंशियल है? Q1 का। किसकी वजह से है? Q2 की वजह से है। ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ सर से अब हम एक सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं। U इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय Q होता है। अगर आपको याद होगा तो लेक्चर जब हमने शुरू करे थे उसके पहले 5 मिनट में यही हम लोगों ने लेमन की एग्जांपल से लिखे थे। ओके, हाँ, अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी, ये U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज ड्यू टू चार्ज Q, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ये हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, ये एक फॉर्मूला मिल गया। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर हम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहे, या V को डिफाइन करना चाहे, या V का फॉर्मूला लिखना चाहे, तो इस इक्वेशन से V किसके बराबर हुआ? बोलो जल्दी से। V इज इक्वल टू हुआ U बाय Q। ये Q इसके नीचे चला जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U बाय Q। अब ये क्या बताता है, इसे समझो। मान लीजिए कि ये एक हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा क्या है? एक सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज की ये होगी क्या? फील्ड की डायरेक्शन, राइट।
ये होगी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये इन्फिनाइट डिस्टेंस से हम लोगों ने एक यूनिट चार्ज को उठाए और उसके ऊपर उठाकर यहाँ पर ला के रखे। मान लेते ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर उठा के ला के रखे, तो हमको कुछ काम करना पड़ा होगा इसको यहाँ से यहाँ पर उठा के लाने के लिए। मान लो वो काम W1 है, तो एक चार्ज पर काम किया हम लोगों ने, यूनिट चार्ज पर, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाने के लिए यहाँ पर ला के रखे। तो ये जो वर्क डन है जो हमने किया, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। सो U1/Q हो जाएगा। और U1/Q या U/Q क्या होता है? पोटेंशियल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कितना है? V1। ये ज़्यादा डिस्टेंस पर है ना। अब एक और पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट से ये वो पॉइंट है, B पॉइंट, है ना। अब यहाँ से उठाकर या यहाँ से यहाँ पर उठाने के लिए हमको काम इसमें पहले W1 करे और थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, यानी कि चेंज इन वर्क डन करना पड़ेगा, या यहाँ से यहाँ पर उठा के जो काम करना पड़ेगा, मान लो वो W2/Q वर्क करे हम लोगों ने, इन्फिनिटी से यहाँ पर उठाने के ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक लाना है, ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर W, और ये जो काम हम लोगों ने किया है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच जाएगी एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं V2 है, और हमको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काम करे इस पॉइंट पर लाने के लिए, इसलिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये निशान लगाया मैंने ग्रेटर देन का इधर साइड। और यहाँ कम काम करे थे इसके मुकाबले, इसलिए यहाँ पर एनर्जी भी कम हुई होगी, है ना। तो V2 ज़्यादा है, V1 कम है। आई बात समझ? तो हम बोलेंगे ये दो पॉइंट के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या कहेंगे हम? ये दो पॉइंट के बीच में क्या है? पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ऊपर एग्जांपल में भी हम लोगों ने लिए थे, है ना। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे मालूम करेंगे? तो पहले लेंगे हम लोग फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल बोले तो क्या है हमारा? V2। फिर लेंगे इनिशियल पोटेंशियल, V1 बोले तो इनिशियल, है ना, या शुरुआत का V1 इज इक्वल टू, है ना, V2 किसके बराबर है? U2/Q माइनस चार्ज तो वही सेम था, है ना। ये क्या है? U1/Q। समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है ये हमको क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता है हमको, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो होता है वो वोल्ट ही होता है। मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल है मान लो 2 वोल्ट, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है मान लो 4 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, या डेल V या V, याद रखो ये क्या है? चेंज नहीं है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हुआ? 4 - 2, यानी कि 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये दो पॉइंट के बीच में। समझ में? हाँ, ये वाली एग्जांपल हम लोग ऊपर ले चुके हैं लेमन की एग्जांपल में। फिलहाल अभी आप ये ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छा, इस पर से अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। U2 - U1 क्या हमको देगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चेंज किस कैसे करते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे होता है? वर्क से। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। और यही है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यही क्या है होगा हमारा? अच्छा, मैंने साइड हेडिंग लिखा नहीं था, लेकिन ध्यान में रखो, यही है हमारा क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि मैंने कोई टॉपिक मिस किया है आपकी टेक्स्ट बुक से, तो लेट मी नो। एक और छोटी सी बात ध्यान पे रखिए आप, और वो बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है और निगेटिव चार्ज निगेटिव पोटेंशियल बनाता है। हाँ, ये ध्यान में रखना, आगे भी हम इसके
आगे भी हम इसको लिखेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है, हाँ, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिए। ये डॉलेग आप लिख लो, हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉलेग है ये। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल में भी ये डॉलेग हमको काम में आएगी, हाँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान में रखो। हमारा आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊपर ये भी हम लोग देख चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो यू, और यू का यूनिट क्या होता है, जूल, है ना। इसका एक और यूनिट है, वो समझो आप, वो क्या है ना। ये तो आपको समझ में आ गया ना, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल होता है। एक और यूनिट है, उसे देखो। मान लीजिए ये एक बैटरी है हमारी, ठीक है, ये एक बैटरी है, ये टर्मिनल है इसका पॉजिटिव, ये टर्मिनल है इसका नेगेटिव, और हमने यहाँ पर इसको जोड़े एक प्लेट, और यहाँ से हमने इसको ये एक प्लेट जोड़े, यहाँ पर हमने एक की लगा दी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने इसे अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया है, ठीक है। अभी ये स्विच जो है ये हमारी ओपन है, ओपन है हमारी स्विच, मतलब आम भाषा में बोले तो अभी सर्किट हमारा बंद है, चालू नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज है प्लेट, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है सेल का, है ना। तो यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट किया और यहाँ पर एक प्लेट लगाया, यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट किया, यहाँ पर एक प्लेट लगाया। निगेटिव साइड पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, ये निगेटिव प्लेट है ना, और ये पॉजिटिव प्लेट है। लेकिन अभी हमने ये इसे ओपन रखा है, इसलिए ना ही निगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जहाँ का वहाँ पर है, ये हलेगा नहीं अपनी जगह पर से, हलेगा नहीं। तो चलो इसको पॉइंट ए नाम दे देते, इस प्लेट को पॉइंट बी पर नाम दे देते। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए बोलो कितनी हुई जल्दी से, 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0, वेलोसिटी 0, यानी कि इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। अब हमने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया तो ये होगी हमारी पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ना, तो ये प्लेट भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव होगी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ती आएगी और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट ये कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। मानी यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv²। सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन जिसके यहाँ पर एनर्जी नहीं थी, यहाँ पर एनर्जी कैसे आ गई। तो हमको दिखता है सेल ने दिया उसको एनर्जी, है ना, सेल ने इसको एनर्जी दिया है, और वही एनर्जी के साथ ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर शिफ्ट हुआ है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए हम लोगों ने, तो हम लोग लिख लेते चार्ज कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये जो बैटरी है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने रखा था वो रखे थे 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट, है ना। तो बताओ इसके पास ये एनर्जी, ये U, ये एनर्जी कितनी आई। तो हमको तीनों के बीच में रिलेशन मालूम है, U इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय Q। V कितना है, या Q मल्टीप्लाइड बाय V, या V मल्टीप्लाइड बाय, एक ही बात है ना। सो V की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाइड बाय Q की वैल्यू कितनी है, ये E, Q की वैल्यू ये है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ चार्ज कितना लिए थे हमने, 1 इलेक्ट्रॉन लिए थे ना, तो ये चार्ज हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये एक जैसा का वैसा 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये होगी U की वैल्यू। U का है इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, जूल आएगा, जूल, ठीक है। अब ये इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। आएगा समझ में, यानी कि इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो बैटरी है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट का है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसे कैसा लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 है। फिर से इलेक्ट्रॉन कितना था, 1, बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में डिफरेंस कितना का था, 1 का, 1 वोल्ट का। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, या हम इससे बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कितनी एनर्जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, इतनी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके आगे लगाते चलो,
1 मिलियन वोल्ट अगर हमको मालूम करना है, 1 मिलियन वोल्ट, मिलियन वोल्ट तो 10⁻⁶, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 6, तो कितना हो जाए 1.6 इंटू 10⁻13 और 6 19 है ना, जूल, है ना। उसी तरह 1 किलो वोल्ट मालूम करना है हमको, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 किलो बोले तो प्लस 3, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ठीक है, तो ये क्या हो गए, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट हो गए। एक बस आप ये कॉमन ध्यान में रखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के बराबर एनर्जी, ध्यान में रखने के लिए ये डायरेक्ट ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है ना बच्चों, ये है ना 1 वोल्ट की बैटरी है ना, और यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है। इसमें एक बात ध्यान में रखिए, बैटरी से एनर्जी का लॉस हुआ है और इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी इसने लॉस की, इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी गेन किया है। समझ में आई बात, यानी कि जितनी एनर्जी यहाँ से लॉस होगी वहाँ उतनी एनर्जी ये गेन करेगा, यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव होता है ना। ओके, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि यू और वी क्या है, तो चलो मैं आपको जाते जाते एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। आप सबने मूवी देखा होगा ढोल, इसका ये स्कैन देखिए आप, है ना, यहाँ हर एक टीम है और हर टीम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मैं इसको आपको इससे समझाता हूँ। अब देखो ये एक पूरी की पूरी टीम है, ढोल पिक्चर की टीम है यहाँ, और ये पूरी की पूरी जो टीम है, ये पूरी की पूरी टीम की होगी क्या, एनर्जी, टीम की क्या होगी, एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी बनी कैसे, इसके पोटेंशियल से, इसके पोटेंशियल से, इसके पोटेंशियल से, इसके, हर आदमी के अपने अपने पोटेंशियल से ये पूरी की पूरी टीम की क्या बनी, एनर्जी बनी। या हम यूँ कह सकते हैं कि इस टीम के पास कितनी एनर्जी है, ये डिपेंड करेगा कि इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल किसका है, इसका पोटेंशियल कितना है, एक का पोटेंशियल कितना है। तो एक का होता है पोटेंशियल और पूरी की पूरी टीम की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स इट। अभी भी समझ में नहीं आया तो डूब मरो।